दोस्तों, इंडियन जुडिशल सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और यह वीडियो इस श्रृंखला का 11वां वीडियो है। इसके पूर्व के जो सभी वीडियोज हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाकर आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो की आपको PDF फाइल चाहिए तो PDF फाइल जो है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, वहाँ से आप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग जो है ऑप्टिक्स यानी कि लेंसेज और जो डायमंड और रेज और इस सब से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और लगभग जो है इससे संबंधित हम लोग 100 से 150 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। चलिए यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो देखिए यहाँ दूरदृष्टि की बात की गई है। दूरदृष्टि को हम लोग यहाँ पर कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया भी इसको कहा जाता है। अब देखिए, ये जो बीमारी होती है फार साइटनेस भी कहते हैं। फार मतलब दूर और साइटनेस मतलब सही होना, दूर की दृष्टि उसे सही दिखाई देती है, परंतु पास का जो होता है उस व्यक्ति को सही नहीं दिखाई देता है। अब देखिए बीमारी का प्रोसेस क्या है, कैसे होती है। तो देखिए जैसे ये हमारी आई है और ये हमारी आई है। तो देखिए आई में जो लेंस होता है ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये भी आते कभी कभी ये भी पूछ लेता है हमारी आँख में जो है कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। और ये रेटिना है, यहीं पर हमारी जो है चित्र यानी इमेज बनती है। तो देखिए अब जो लाइट आ रही है ये आती है और ऐसे और ये ऐसे, यानी जहाँ भी कट होती है वहीं पे इमेज बन जाएगी। अब जब ये बीमारी हो जाती है जिस व्यक्ति को, उसके जो चित्र बनता है वो यहाँ रेटिना पे ना बनकर रेटिना के पीछे बनने लगता है और उससे ये बीमारी हो जाती है। अब इसको सही कैसे किया जाता है? इसको सही करने के लिए हम लोग एक चश्मा लगाते हैं जिसमें जो है कॉन्वेक्स लेंस होता है। देखिए कॉन्वेक्स लेंस जिसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं, ये लेंस भी इसमें लगाया जाता है। और इसको लगाने के बाद जो हमारी आई है उसमें देखिए ये इमेज ये यहाँ पर और ये यहाँ पर दोनों जो है ये यहाँ पर जाकर जो है इमेज बनने लगती है और दोबारा से सही दिखाई देने लगता है। तो ये याद रखिए, जब भी किसी को ये बीमारी होती है दूरदृष्टि दोष, तो वो कौन सा लेंस यूज़ करता है, कॉन्वेक्स लेंस यूज करता है। और इंग्लिश में कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस और हिंदी में कहेंगे उत्तल लेंस। तो ये इसका प्रोसीजर रहता है। अच्छा, इमेज नॉर्मल आइज जिसकी होती है उसे कहाँ इमेज बनती है? इमेज बनती है रेटिना पे इमेज बनती है, परंतु अगर ये बीमारी हो जाती है तो ये रेटिना के पीछे इमेज बनने लगती है। और इसी तरह से एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं हम लोग मायोपिया में इमेज पहले बनने लगती है रेटिना से, यानी कि उसमें पास का तो साफ दिखाई देता है, दूर का साफ दिखाई नहीं देता है। तो ये चीज़, उसके लिए लेंस जो यूज होता है वो अवतल लेंस यूज होता है, यानी कॉन्केव लेंस उपयोग होता है जिसका आकार इस टाइप का होता है, इस टाइप का वो लेंस रहता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन, व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्टता देख सकता है। बिल्कुल सही, यहाँ पे जो व्यक्ति है वो दूर के उसे पिंड जो है दूर की वस्तुएं उसे एकदम सही दिखाई देती हैं। स्टेटमेंट एकदम सही है। लेंस में नभ्यतर अधिक होता है। बिल्कुल सही, यहाँ पर जो लेंस होता है वो कॉनकेव मतलब कॉन्वेक्स लेंस उपयोग होता है, नभ्यतर इसमें अधिक होता है। इस टाइप के आकार का लेंस बनाया जाएगा। निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। अभी हमने बताया यहाँ पर देखिए जो इमेज बन रही थी और जो इमेज क्रिएट हो रही थी फोकस की, वो यहाँ पर हो रही थी यानी रेटिना के पीछे हो रही थी। और लास्ट है, इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है। बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट। इस बीमारी यानी इस दोष को ठीक होने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है। कौन से लेंस का होता है? उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए, देखिए यहाँ निकट दृष्टि दोष है, को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? अभी हम लोगों ने इस पर बात की थी, यानी अवतल यानी कॉन्केव लेंस उपयोग में लाया जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे कॉन्वेक्स लिखा हुआ है, कॉन्केव, यस यहाँ पर कॉन्केव लेंस उपयोग में लाया जाता है, जिसे हम लोग नतोदर भी कहते हैं और अवतल भी कहते हैं। इसका आकार जो होता है ये सी और ये उल्टा सी, इस तरह का आकार इसमें रहता है। इसका फोकस अधिक दूरी तक जाता है। ऐसे देखा होगा गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है उसमें भी यही लेंस उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में, तो फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सोडियम थायोसल्फेट जो होता है इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर देखा होगा जब फोटो खींच लेते हैं उसका जो फोटो पहले रील के द्वारा जो फिल्म उसको बनाया जाता था तो उसको किस एसिड या किस सॉल्यूशन के द्वारा उसको साफ किया जाता था। तो यहाँ पर सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य होता है? तो देखिए जो सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य जो होता है, यहाँ पे ऑप्शन हरा है, पीला है, नीला है, लाल है। तो सबसे लंबा जो तरंग यानी वेव लेंथ जो सबसे लंबी होती है वो होती है रेड की। क्योंकि रेड की इसलिए होती है क्योंकि रेड जो होता है ये स्कैटरिंग नहीं करता, छितराता नहीं है, जिसके कारण
इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे लंबी होती है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर। देखिए इसको याद करने के लिए एक ट्रिक देते हैं, इसको याद इस तरह से किया जा सकता है। यहाँ बनाते हैं पहले इसको फॉर्मूला जो है वो है ROYGBIV। अब इसको याद करने के लिए देखिए ये तीन शब्दों को एक साथ ले लीजिए, रॉय जी की बीवी। थोड़ा सा अजीब है मगर कोई बात नहीं, याद करने के लिए देखिए एजेंट रॉय, तो उसी तरह से रॉय याद कर लीजिए, रॉय जी की बीवी। तो यहाँ जो रॉय आर है ये रेड के लिए है, और ओ जो है वो ऑरेंज के लिए है, और वाई जो है वो येलो के लिए है, और ये ग्रीन के लिए है, और ये यहाँ पर ब्लू यानी बी जो है ये ब्लू के लिए है, और आई जो है ये इंडिगो के लिए है, इंडिगो के लिए है, और जो वाई है, वाई लास्ट सॉरी वी है, सॉरी वाई नहीं, तो वाई है जो ये है वॉयलेट के लिए, तो ये वॉयलेट के लिए हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें होता क्या है कि सबसे ज़्यादा जो स्कैटरिंग होती है यानी छितराव होता है वो वॉयलेट यानी बैगनी का होता है, और सबसे कम छितराव जो होता है वो रेड का होता है, इसीलिए इसकी वेवलेंथ सबसे दूर तक होती है। इसलिए जब रेड लाइट्स लगाई जाती हैं वो इसीलिए इसकी लगाई जाए जिससे कि दूर से दिख जाए कि आगे कोई खतरा है या गाड़ी रोक देनी चाहिए। ट्रेन में भी देखिए जो सिग्नल होते हैं रेड सिग्नल लगाए जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म पे जो घड़ियाँ लगाई जाती हैं और वो भी रेड कलर से लगाई जाती हैं, रेड कलर की लाइट में रहती है, क्योंकि जिससे कि दूर से समय को जो है दिखाई दे जाए। तो ये चीज़ होती है। सबसे जो है ज़्यादा छितराव किसका होता है, वॉयलेट का होता है। तो ये चीज़ थी। तो यहाँ पर हमारा तरंग दैर्घ्य सबसे जो है लंबा किसका होगा, तो वो हो जाएगा लाल का हो जाएगा सबसे लंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यातायात संकेतों से जुड़ी हुई कांच की छोटी छोटी कणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती हैं। देखिए यहाँ पर जो इंडिकेटर्स देखे होंगे आपने, या फिर जो है हाईवेज पे जो स्टिकर्स लगे रहते हैं चमकते हुए, जिससे उस पर जैसे ही प्रकाश पड़ता है थ्री जैसे होलोग्राम जैसे होते हैं वो बहुत तेजी से चमकते हैं। तो क्या होता है उसका कारण देखिए, प्रकाशतः पूर्णतया परावर्तित रिफ्लेक्टेड होता है जब आयतन का कोण एक निश्चित क्रांतिक मान यानी क्रिटिकल वैल्यू से अधिक हो जाता है एवं अपेक्षाकृत सघन माध्यम यानी डेंसर मीडियम से गुजरता हुआ प्रकाश एक अपेक्षित विरल माध्यम यानी रेयर मीडियम में परावर्तित होता है। यानी जो प्रकाश होता है वो एक सघन मीडियम यानी डेंसर मीडियम से ट्रेवल करता हुआ विरल यानी लाइटर मीडियम पर ट्रेवल करता है, तो उससे उसमें बहुत तेज़ी से एंगल जो क्रिटिकल एंगल जो है वो डेवलप होता है। तो ये चीज़ इसमें होती है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर देखिए, यहाँ जो स्टेटमेंट है वो पहला स्टेटमेंट एकदम सही स्टेटमेंट दिया हुआ है, और दूसरा स्टेटमेंट वो भी एकदम सही है और वो उसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यही चीज़ अभी हम लोग को हीरे में भी मिलेगी, डायमंड में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हीरा चमकदार दिखाई देता है। तो हीरा जो होता है वो चमकदार दिखाई देता है। तो हीरे के चमकदार दिखाई देने के लिए दो चीज़ें होती है, पहला तो उसका क्रिटिकल एंगल होता है और दूसरा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्रिटिकल एंगल जितना कम होगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा, यानी जैसे मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका सबसे हाईएस्ट हो जाएगा 2.7, जितना ज़्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वो हीरा उतना ही अच्छा चमकेगा। तो ये चीज़ थी। तो देखते हैं यहाँ पे हीरा चमकदार दिखाई देता है, तो यहाँ पर हो जाएगा परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण और प्रकीर्णन के कारण। तो हीरा जो है वो अच्छा दिखता है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ऐसा होता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर यानी सामूहिक आंतरिक परिवर्तन को ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। मैंने आंसर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोल दिया तो बहुत लोग कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ सामूहिक अंतरण परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। कथन, हीरा अपने ही आकार के अनुसार कांच से अधिक झिलमिलाता है, यानी हीरा जो है उसी के आकार के कांच का टुकड़ा वो उससे अधिक झिलमिलाता है। क्यों? हीरा का जो अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। देखिए ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, बल्कि हीरे का जो अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से ज़्यादा होता है। तो पहला स्टेटमेंट ठीक था, दूसरा यहाँ पे गलत हो गया था। तो देखते हैं यहाँ पे, तो ए और आर दोनों सही है, तो यहाँ ये गलत हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, गलत है। ऑप्शन सी देखते हैं, ए सही है और परंतु आर गलत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बने हैं? तो जो पढ़ने के काम आने के लिए जो ग्लासेस होते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत महीन शब्द लिखे होते हैं तो उन्हें लेंस लगा के पढ़ा जाता है, या कुछ छोटी छोटी चीज़ें देखनी होती हैं बारीक की, तो उनको लिए भी एक लेंस का उपयोग किया जाता है। और अमूमन जब पुस्तकें या कोई भी चीज़ पढ़ी जाती है तो पास से ही पढ़ी जाती है, तो जिनको प्रॉब्लम होती है तो वो लोग भी लेंस लगाते हैं। तो पढ़ने के लिए जो लेंस लगाया जाता है वो लेंस होता है उत्तल लेंस, यानी कि इसका आकार ये रहेगा, यानी कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग होता है, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो यहाँ आंसर देखिए ऑप्शन बी है उत्तल लेंस। तो पढ़ने के लिए जो काम आने वाले ग्लासेस होते हैं उनमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। कुल आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो देखिए जो
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है वो कब होता है, यानी हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में और वायु से कांच में। तो ये कब जाता है, यानी कि हीरे से कांच में जब जाएगा प्रकाश तो ऐसा होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या होता है, हाई मीडियम से जब प्रकाश लो मीडियम पर पहुंचता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और ये चीज़ जो है, हीरे का जो डेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है और कांच की डेंसिटी होती है वो मीडियम, उसका डेंसिटी कम रहती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ध्वनि के पुनरुत्पाद यानी रिप्रोड्यूसिंग के लिए एक सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। तो देखिए जो ध्वनि होती है साउंड निकलने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, अब तो डीवीडी और उससे भी ब्लू रे आ रही हैं, तो उनके जो रीडिंग के उपयोग यानी जो प्लेयर होता है वो क्या चीज़ को प्रयोग करता है जिससे कि उससे वह ध्वनि निकाल पाता है। तो देखते हैं यहाँ पर है क्रिस्टल, टाइटेनियम नीडल, लेज़र बीम और बेरियम टाइटेनिक सिरेमिक। तो यहाँ पर लेज़र बीम आपने देखा होगा, जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है इस टाइप से और उसमें लेज़र बीम पड़ती है और ऐसे से करके जो है वो रीडिंग शुरू करती है, नीचे ऐसे से करके नीचे से रीडिंग शुरू करती है और ये लास्ट तक रीडिंग करती जाती है। आपने देखा हो जब सीडीज कभी लास्ट में जो मूवी या कोई प्रोग्राम है वो अटकने लगता है, जब क्योंकि सीडी जो होती है उसकी जो यहाँ डेटा होता है वो सबसे ज़्यादा डेटा जो है वाइडर में होता है और यहीं पर हल्का सा भी स्क्रैच आता है तो लेज़र बीम को रीडिंग करने में दिक्कत होती है। और यहाँ जो डेटा होता है उसकी क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा जो है कम होती है, शॉर्ट अमाउंट में रीडिंग होती है, तो इसलिए यहाँ छोटे मोटे स्क्रैच हो जाते हैं फिर भी दिक्कत नहीं होती है, वो एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी, लेजर बीम के द्वारा रीडिंग की जाती है ऑडियो प्लेयर में सीडी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। प्रकाशिक तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए प्रकाशिक तंतु क्या होता है, हिंदी के नाम तो ऐसे हैं प्रकाशिक तंतु। अब प्रकाशिक तंतु जो है इसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ये होता है प्रकाशिक तंतु। और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, सीधा से याद रखिए डायमंड, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर भी चमकता है, इसमें लाइट की स्पीड बहुत ही तेज़ी से डेटा स्पीड होता है, लाइट आती है। फाइबर देखा होगा केबल्स होती हैं इस टाइप की जिसमें बड़े मोटे मोटे तार से होते हैं और उसमें जो है लाइट सीधे डायरेक्ट निकलती है। तो ये जो केबल होती है इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है इसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है ये उपयोग होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये अधिकतर ऑप्टिकल फाइबर अभी भारत में तो बनती नहीं है, यहाँ तक इम्पोर्ट करके आती है चीन और दूसरे देशों से। ऑप्शन सी आया। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिबिंब यानी 3 डायमेंशनल फिगर की बात की जा रही है को अंकित व पुनरावृत्ति करने की जो तकनीक का नाम है। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। देखिए 3 डायमेंशनल जो फिगर होते हैं, 3D फिगर आपने पुस्तकों में भी देखा होगा, पुस्तक में ऐसे करिए तो कुछ और दिख रहा होता है, चमकीला सा सिल्वर कलर या फिर कभी गोल्डन भी आ रहे हैं। तो 3D फिगर होते हैं, इस टाइप की साइज में बने रहते हैं और यूनिवर्सिटीज़ के मार्कशीट और सभी चीज़ों में आजकल लगभग आता है, सुरक्षा के लिए कि वो फेक ना हो, डुप्लीकेट कॉपी ना हो, बुक्स में भी आता है। उस फिगर को क्या कहते हैं, 3D डायमेंशनल फिगर होता है। 3 डायमेंशन में कई फोटोज एक साथ दिखते हैं, जैसे इसको एंगल उसका चेंज करेंगे तो कलर चेंज होते हैं और उसमें फोटो भी चेंज आती है। तो वो जो तकनीक से बनाए जाते हैं उस तकनीक को कहते हैं होलोग्राफी, इसीलिए वो होलोग्राम उसमें रहता है तो होलोग्राफी तकनीक उसको कहते हैं। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। तो देखिए जो साबुन का झाग होता है तो उसमें जैसे कि देखिए कलर आते हैं, तो 7 कलर जैसे रेनबोज में रहते हैं उसी टाइप के कलर उसमें डेवलप होते रहते हैं। तो ये जो होता है ये होता है बहुलित परिवर्तन व व्यतिकरण के द्वारा यहाँ पर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। देखिए इस पर हम लोगों ने पहले चर्चा काफ़ी कर लिया। तो रेड कलर जो होता है इसमें स्कैटरिंग सबसे कम होती है, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा दूर तक जाती है, तो इसीलिए इसकी सबसे ज़्यादा होती है, तो इसीलिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए है, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और ऑप्शन बी आँखों के लिए आरामदायक होता है, तो ऐसा तो यहाँ कुछ नहीं है। इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, रासायनिक से भी कोई लेना देना नहीं। हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है, तो हवा अवशोषण यहाँ कुछ नहीं। यहाँ पर है इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी इसका छिद्राव यानी स्कैटरिंग सबसे कम होती है, जिसके कारण ये लंबी दूरी तक जा पाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तंतु प्रकाशिकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए तंतु प्रकाशिकी जो होता है यानी कि ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित होते हैं, तो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। हाँ, प्रकाशिक तंतु संचार
तंत्र में ऊर्जा उपयोग अत्यधिक कम होती है। बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं इसमें जब डेटा ट्रांसफ़र होता है तो उसमें ऊर्जा का उपयोग बहुत कम होता है, तो ये भी यहाँ पर सही स्टेटमेंट हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति के अवरोध से मुक्त होता है। बिल्कुल सही, ये भी स्टेटमेंट है। यानी जो प्रकाशिक तंतु होते हैं उसमें रेडियो आवृत्ति होती है वो बिल्कुल कम होती है, तो ये भी यहाँ पर सही हो जाता है। अगला लास्ट देखते हैं, भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह संबद्ध है। तो देखिए जो फाइबर ऑप्टिकल्स केबल्स हैं या जो है इनके निर्माण नहीं, यहाँ पर इनके उपयोग, यानी इनके उपयोग में रिलायंस उद्योग जो है वो सम्मिलित है। और देखा होगा अभी रिलायंस कम्युनिकेशन, जिसको अभी रिलायंस जियो ने खरीद लिया है, तो जिसको रिलायंस जीएसएम नाम से पहले एक सिम आती थी, तो उन्होंने अपने पूरे नेटवर्क को बीएसएनएल से ना लेकर अपने स्वयं का नेटवर्क डेवलप किया था फाइबर ऑप्टिकल्स के कारण, तो उसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी। तो ये चीज़ें जो थी तो इसको उन्होंने उपयोग किया था, ना कि उसका निर्माण कार्य करते थे फाइबर ऑप्टिकल्स का। तो हमारा स्टेटमेंट 1, 2, 3 तीनों सही हो जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 20, कथन 1, प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। देखते हैं यहाँ पे, तो अभी हम लोग इस पर चर्चा तो कर ही लिए हैं, तो ये तो ऊर्जस्वी तो यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि लाल प्रकाश का जो वेवलेंथ रहता है वो सबसे ज़्यादा दूरी तक जाता है और हरे का जो है उससे तो कम ही जाएगा, बीच में हरा होता है। और लाल प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है हरे प्रकाश रंग के तरंग दैर्घ्य से अधिक होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो हम लोग इस पर चर्चा तो वैसे कर लिए, चलिए एक बार फिर बता देते हैं। आर यानी रेड, ओ यानी ऑरेंज, वाई यानी यहाँ पर येलो हो जाएगा, जी ग्रीन हो जाएगा, और बी से ब्लू हो जाएगा, आई से इंडिको हो जाएगा, और यहाँ पर वी से वायलेट हो जाएगा। तो यानी रॉय जी की बीबी, इसको याद करें, या फिर बिब बी और भी याद कर सकते हैं उल्टी साइड से। तो इसका सबसे ज़्यादा दूरी तक, यानी स्कैटरिंग सबसे कम होती है और सबसे ज़्यादा दूरी तक ये जाता है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रहती है। और इसकी जो है स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है ब्लू कलर की, वो वॉयलेट की, और जो है ये जो है स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा करता है और लेंथ इसकी सबसे कम रहती है। तो ये चीज़ आएगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है लाल प्रकाश हरे रंग के प्रकाश की अपेक्षा अधिक उज्ज्वल होता है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है। तो और पहला स्टेटमेंट, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो होता है वो हरे प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से अधिक होता है, बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो पहला स्टेटमेंट गलत और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पहला गलत और आर सही। क्वेश्चन नंबर 21, टेलीविजन संकेतक सामान्यतः एक दूरी से आगे प्राप्त नहीं होते हैं, कारण। तो देखिए जो टेलीविज़न के जो सिग्नल होते हैं वो पृथ्वी की वक्रता से संबंधित होती हैं, इसीलिए देखा होगा जो भी सैटेलाइट या फिर जो है डिश लगाई जाती है डीडी डायरेक्ट प्लस या उस तरह के, तो वो भी एक पर्टिकुलर एंगल पे ही उसको सेट किया जाता है, अगर वहाँ पे नहीं किया जाता तो सिग्नल नहीं आते हैं। तो यहाँ पर जो है कमजोर एंटीना और संकेत कमजोरी, इससे संबंधित यहाँ पर पृथ्वी की वक्रता से सीधा संबंध होता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक होती है, यानी जो श्रव्य सुनने लगे जो संकेत होते हैं उनका प्रेषण करने के लिए जो कौन सी तकनीक उपयोग की जाती है। तो उनकी जो टेक्निक उपयोग की जाती है जिसे कहते हैं आवर्ती मॉड्यूलन। तो आवर्ती मॉड्यूलन मतलब यहाँ पे एनालॉग मॉड्यूलेशन जो है उसको उपयोग किया जाता है, इसी को मॉड्यूलेशन फिर डीमॉड्यूलेट किया जाता है, तो यही चीज़ यहाँ पर की जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, धूप के चश्मे की पावर होती है। तो जो धूप का चश्मा होता है देखिए वहाँ पर किसी व्यक्ति कोई प्रॉब्लम तो है नहीं कि उसको मायोपिया हो गया तो नेगेटिव पावर का चश्मा लगाएगा, या फिर जो हाइपरमेट्रोपिया हो गया तो पॉजिटिव पावर का चश्मा लगाएगा। वो नॉर्मल व्यक्ति है धूप से बचने के लिए लगा रहा है चश्मा, तो उसका जो है 0 डाप्टर होता है पावर, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, धूप के जो चश्मे होते हैं, अच्छी क्वालिटी के जो धूप के चश्मे बनाए जाते हैं किससे बनाए जाते हैं? देखिए जो अच्छी क्वालिटी के जो चश्मे होते हैं वो फोटोक्रोमिक लेंस से बनाए जाते हैं। जैसे ही शाम होती है या धूप नहीं रहती है वो ऑटोमेटिक वाइट हो जाते हैं, और जैसे ही धूप आ जाती है वो ऑटोमेटिक उनका कलर चेंज होकर काला हो जाता है। तो कौन से लेंस होते हैं? फोटोक्रोमिक लेंस यूज करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, कैमरे के द्वारक और कपाट गति में निम्नलिखित में से कौन सा संयोग अधिकतम भाषण होने देगा? तो देखिए जो कैमरे का लेंस होता है वो जितना लेंस होगा, जितना ज़्यादा बड़ा लेंस होगा उसमें प्रकाश उतना ही अधिक जाएगा, तो फोटो उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। तो फोकस जितना छोटा होगा और साथ में जो उसके पिक्सल्स बनेंगे वो भी जितने बड़े होंगे तो उससे सेटल होगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, f8 1/250। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25,
सबसे कम वेव लेंथ यानी तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है लाल, पीला, नीला, बैगनी। तो यहाँ पर सीधा सा आंसर है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी बैगनी। हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, सबसे जो कम वेवलेंथ होती है वो होती है बैगनी की। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो देखिए यहाँ पर उच्चतम ऊर्जा, यहाँ पे नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश। तो उच्चतम जो ऊर्जा होती है वो होती है नीले प्रकाश में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आपने देखा होगा कि जब हम लोग गैस जलाते हैं तो गैस जब नीले रंग की जलती है तो उसमें ज़्यादा हीट होती है कंपेरिजन ऑफ जब वो पीली या लाल रंग की जलने लगती है तो उसमें कचरा आ जाता है इस तरह का। तो जब वो नीली जलती है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है कैलोरीफिक हीट होती है। तो ऊर्जा सबसे ज़्यादा जो होती है नीले प्रकाश में होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है? तो अगर देखिए कोई किसी व्यक्ति की जो दृष्टि है एकदम सही है, वो कितनी दूरी पर रखकर किसी वस्तु को आसानी से पढ़ सकता है, देख सकता है, तो ये, और वो सेंटीमीटर में कितनी होगी? तो स्पष्ट जो दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, आकाश नीला लगता है क्योंकि? तो आकाश जो होता है वो नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग जो होती है वो दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। तो जो लघु यानी जो है शॉर्ट वेव्स होती हैं वो लॉन्ग वेव से जो है उनका जो है प्रकीर्णन ज़्यादा होता है वायुमंडल के द्वारा। तो वायुमंडल जो होता है वो उनको स्कैटरिंग करता है और वो ज़्यादा होता है, इसीलिए प्रकाश नीला लगता, मतलब आसमान नीला लगता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है? तो देखिए यहाँ पर अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। देखिए सूर्य का जो प्रकाश है आपने देखा होगा, या वो जब सूर्य राइज हो रहा होता है, उगता है, और जब अस्त होता है तब तो वो लाल दिखाई देता है, और उसके बाद जब दिन होती है यानी बीच में दिन होता है तो एकदम सफ़ेद दिखाई देता है, और जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो यहाँ लाल के बाद पीला होता है, फिर सफ़ेद दिखने लगता है। तो होता क्या है कि जब ये सूर्य बिल्कुल एकदम बाद दोपहर में जब रहता है तो सारी जो किरणें होती हैं यानी सातों रंग जो होते हैं, सूर्य की रोशनी में 7 रंग हैं, तो सातों रंग जो हैं वो एकदम सीधे आते हैं, तो उन्हें डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम नहीं लगता, हमारे वायुमंडल में आसानी से आ जाते हैं। तो इसलिए हमारा जो कलर है इसका, सूर्य का जो कलर होता है वो हमको वाइट दिखता है। परंतु जो मॉर्निंग या फिर जो है इवनिंग में जो इसका जो डिस्टेंस होता है वो डबल हो जाता है वायुमंडल के साथ, क्योंकि स्कैटरिंग क्षेत्र यानी उसका जो एंगल होता है उसका विस्तारित ज़्यादा हो जाता है, और जब ऐसा होने पर जितने बाकी के जो कलर होते हैं वो वहीं पर डिजॉल्व हो जाते हैं, यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हमारे आई तक। और सिर्फ रेड कलर जो होता है ये छितराता नहीं है, स्कैटरिंग इसका कम होती है, इसकी वेव लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो ये जो होता है वो सूर्य के कलर को लाल कर देता है। बाकी कलर यानी कि हमारे वायुमंडल में ही खो जाते हैं, वो हम तक पहुँच ही नहीं पाते हैं शाम के और प्रातःकाल के समय में। क्यों नहीं पहुँच पाते? क्योंकि वो उनको डबल दूरी तय करनी पड़ती है शाम और सुबह को, और जिसके कारण उतनी दूरी वो तय नहीं कर पाते, उससे पहले ही वो विलुप्त हो जाते हैं। परंतु जो लाल रंग है ये ज़्यादा दूर तक तय कर सकता है, ज़्यादा दूरी तय कर सकता है, इसलिए ये दिखाई देता है, इसलिए सूर्य जो होता है वो लाल रंग का दिखाई देने लगता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर जो होता है प्रकीर्णन के कारण होता है ये चीज़। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जो है रेड वेवलेंथ ज़्यादा होती है इसलिए ऐसा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, उचित रीति से कटे हीरे का असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि? तो देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए जो उचित दूर यानी उचित साइज से जो हीरा काटा जाता है तो हीरे चमकने की 2 चीज़ें होती है, एक तो क्रिटिकल एंगल कम होना चाहिए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होना चाहिए, तो ये चीज़ होती है। तो देखते हैं यहाँ पे पहला ऑप्शन है, उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है, उसका अति उच्च परावर्तन सूचकांक होता है, वह बहुत कठोर होता है, तो ये कठोर तो होता है मगर उसकी चमक से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, और उसके सुनिश्चित विचलन तल होते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी सही एकदम, इसमें अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। तो हमारा हो जाता है, इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, अपवर्तन सूचकांक को, इसी के कारण हीरा चमकता है, और ये अधिकतम होता है 2.47। तो ये चीज़ आती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी, यानी अपवर्तन सूचकांक, उच्च अपवर्तन सूचकांक यानी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और लो क्या होना चाहिए? क्रिटिकल इंडेक्स, यहाँ पर एंगल जो होता है वो लो होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल लो होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल के बारे में बात नहीं की गई यहाँ पे इस प्रश्न में, चलिए कोई बात नहीं। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो देखिए एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपने प्रिज्म देखा होगा, पिरामिड के साइज का एक कांच का बना रहता है, और तो इसमें क्या होता है कि प्रकाश ऐसे आता है, उसके बाद सातों रंग जो होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये चीज़ जो होती है
प्रिज्म के द्वारा हम लोग प्रकाश के सातों रंगों को अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रिज्म, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। आँख के निकट दृष्टि दोष को निम्न के प्रयोग से दूर किया जा सकता है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष है यहाँ पर, कौन सा दृष्टि दोष है? निकट, यानी पास की दृष्टि यहाँ पर सही है और दूर की दृष्टि जो है वो खराब है। तो जब दूर की चीज़ खराब होगी तो उसके लिए हम लोग फोकस वाला लेंस चाहिए, जिसका फोकस दूर तक जाए, तो वो लेंस होता है अवतल लेंस, यानी कि कॉनकेव लेंस की आवश्यकता होगी यहाँ पर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यहाँ पर अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। इसी को हम लोग मायोपिया कहते हैं। मायोपिया जो बीमारी होती है वो निकट दृष्टि दोष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। दृष्टि पटल यानी रेटिना, देखिए रेटिना पे ही जब लाइट टकराती है और वहीं पर इमेज बनती तभी हम लोगों को सही दिखता है। अगर रेटिना के पीछे इमेज बनेगी तो हमको जो है हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। अगर रेटिना से पहले इमेज बन जाएगी तो बीमारी हो जाती है, उसे मायोपिया कहते हैं, जिसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो पर चित्र जो बनता है और रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा होता है? देखिए जो वास्तविक वस्तु होती है, वस्तु तो बहुत बड़ी है मगर आंखों में अंदर समाहित हो जाती है, तो वो छोटा चित्र बनेगा। और कैसा बनेगा? छोटा बनेगा और उल्टा बनता है, जैसी वस्तु होती है उसका उल्टा चित्र बनता है। तो यहाँ पर देखिए वस्तु के बराबर होता है तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, वस्तु से छोटा होता है ये सही है, परंतु सीधा ये गलत हो जाएगा। वस्तु से छोटा बिल्कुल ठीक है, ये वस्तु का उल्टा होता है, बिल्कुल सही यहाँ पे। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्या मुख्य कारण है कि आँख की अपेक्षा दोनों, एक आँख की अपेक्षा दोनों का होना अधिक उपयुक्त है? तो देखते हैं यहाँ पे, दोनों आँख के कारण रंग आसानी से पहचाने जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, एक आँख से भी आप रंग अच्छे से पहचान सकते हैं। दोनों आँखों के कारण जो है अंधेरे में व हल्के प्रकाश में आसानी से देखा जा सकता है। तो ये भी ऐसा कोई बहुत रिलीवेंट कारण नहीं हो जाएगा यहाँ पे। तो तीसरा देखते हैं, इसी कारण मोजेक विजन द्वारा मनुष्य देखा जाता है। ये भी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इसी कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है, बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी जो व्यक्ति जो है एक आँख से अगर अंधा हो जाता है तो उससे दूरी और गहराई को पता लगाने में बहुत दिक्कत होती है, यानी दोनों आँख के होने से दूरी और गहराई का एहसास आसानी से हो जाता है। तो एहसास होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण। अच्छा, क्षितिज क्या होता है? देखिए क्षितिज वह स्थान है, वह काल्पनिक स्थान है, वास्तव में तो ऐसा कुछ नहीं होता। वह काल्पनिक स्थान माना जाता है जहाँ पर आसमान और जो है धरती मिलते हैं, उसे क्षितिज कहा जाता है। ये काल्पनिक स्थान होता है। और यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार यानी बड़ा बड़ा, यहाँ पर चांद या सूरज बहुत ही बड़े बड़े दिखाई देते हैं, दिखाई देने का क्या कारण होता है? तो देखते हैं यहाँ पे अपवर्तन, और यहाँ पर प्रकाशीय भ्रम, दूसरा है व्यतिकरण, तीसरा है उसकी वास्तविक आकृति। तो बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण ही ऐसा होता है, यानी यहाँ पर ये जो होता है ये होता है रिफ्रैक्शन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण ही ऐसा होता है। और रिफ्रैक्शन में होता क्या? देखिए रिफ्रैक्शन में होता है कि चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेव पासिंग थ्रू वन हाई मीडियम टू अनदर मीडियम, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जब वेव पास करती हैं तो उनके डायरेक्शन में जो परिवर्तन आता है उसी के कारण जो है यहाँ पर, उसी को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। और इसी कारण सूर्य और चंद्रमा हमको क्षितिज के पास बहुत बड़े बड़े दिखाई देते हैं। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग अगले 30 प्रश्नों पर मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का जो बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन जुडिशियल सर्विस।